बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज आप मेरे साथ 9th क्लास का अपना टॉपिक देखने जा रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मास एंड वेट तक जो है हम लोग डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, मास एंड वेट का डिफरेंस देख चुके हैं। और आज हमारे पास न्यूटन का लास्ट लॉ है जो हमने डिस्कस करना है, वो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन, जिसका बिल्कुल लिटिल सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको स्टार्ट में दिया था कि किसी भी चीज़ के एक्शन में जो रिएक्शन हमारे पास आता है वो जो चीज़ है वो एक्सप्लेन करता है न्यूटन का थर्ड लॉ। जैसे कि इनकेस अगर आपने किसी को स्लैप किया है फॉर एग्जांपल, तो अब वो उसने भी इन रिटर्न आपको स्लैप किया है, तो वो उसने क्या किया है, आपको आपके एक्शन का उसने आपको रिएक्शन दिया है। तो किस हर चीज़ का एक एक्शन अगर होता है, तो हर चीज़ अगर एक्ट करती है तो उसका इक्वली एक रिएक्शन भी आता है। और यही चीज़ जो है वो न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो हमें एक्सप्लेन करता है। जब हम इसको रीड आउट करेंगे तब हमें अच्छी तरह डिटेल डिस्कशन करके आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आपने करना है जी, ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। शॉर्ट के लिए आपने डेफिनेशन और इसकी 1 से 2 एग्जाम्पल जो है वो अच्छे तरीके से याद रखनी है। स्टार्ट करते हैं जी। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द रिएक्शन ऑफ अ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी कि रिएक्शन के साथ डील करता है ये न्यूटन का थर्ड लॉ जब भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए। हमने पहले भी देखा था सेकंड लॉ में कि जब फोर्स अप्लाई होती है किसी भी मास बॉडी के ऊपर, तो वो ये हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कह रहे हैं, ये डील करता है उस चीज के साथ कि बॉडी रिएक्ट करती है जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाएगी। जब रेस्ट पे होगी, जब उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा, उस पर कोई फोर्स ही नहीं एक्ट हो रही, तब उसके ऊपर कोई जो है वो रिएक्शन नहीं होगा। Let a body A exert a force on another body B. The body B reacts against this force and exerts a force on body A. क्या कह रहा है कि अगर एक बॉडी A है, उसने फोर्स एक्सर्ट कर दी दूसरी बॉडी B पे, तो बॉडी B जो है वो रिएक्ट करेगी उस फोर्स के अगेंस्ट और फिर से क्या करेगी, बॉडी A के ऊपर दोबारा से फोर्स एक्सर्ट हो जाएगी। The force exerted by the body A on B is the action force. अब बॉडी A जो B पे फोर्स लगाई थी वो एक्शन फोर्स थी, जबकि जो फोर्स है जो एक्सर्ट की जाएगी बाय बॉडी बी ऑन ए इज कॉल्ड द रिएक्शन फोर्स। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस तरह से स्टेट करेगा, उसकी एग्जैक्ट हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। According to this law, action is always accompanied by a reaction force and the two forces must always be equal and opposite, कि हमेशा दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल होनी चाहिए, इक्वल होंगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो सकती है। नो डेट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, और हमेशा ये दोनों डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट किए जाते हैं। अब आपको एग्जांपल दे रहा है, आपने एक स्टेटमेंट याद कर लिया, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस को पढ़ लिया, तो एक अपने एग्जांपल भी अपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करनी है। वो किस तरह से करनी है जी, कंसीडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल एज शोन द फिगर 3.8। ये इस फिगर को कह रहा है जी, 3.8 पे फिगर है वो, उस पे क्या कह रहा है, कंसीडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, द वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग ऑन द टेबल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक चीज हमेशा याद रखें कि हमेशा किसी भी बॉडी का जो वेट है वो ज्यादातर हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 99% जो वो हमेशा किसी भी बॉडी का वेट हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा होता है। तो जब वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो वो उसका क्या है, एक्शन है। द रिएक्शन ऑफ द टेबल एक्ट्स ऑन द टेबल इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो उसका जो रिएक्शन है वो टेबल के ऊपर एक्ट हो रहा है, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये होगी एक एग्जांपल। अगली आपके पास एग्जांपल कौन सी आती है, बैलून की एग्जांपल आ रही है। वो क्या कह रहा है, कंसीडर अनदर एग्जांपल, टेक एन एयरफुल बैलून एज शोन द फिगर 3.9। When the balloon is set free, the air inside it rushes out and the balloon moves forward। तो जब हम लोग किसी भी गुब्बारे में हवा भरेंगे बैलून में और उसको छोड़ देंगे, जैसे ही उसको छोड़ेंगे हवा भर के, और तो वो क्या करेगा, सारी अपनी जो हवा है वो बाहर को निकालेगा और आगे की तरफ मूव करेगा। तो इन दिस एग्जाम्पल द एक्शन इज बाय द balloon that pushes the air out of it when set free। तो इसमें एक्शन क्या है कि वो एयर को बाहर निकाल रहा है जब उसको खाली छोड़ दी गई। डायरेक्शन ऑफ द एयर विच escapes out from the balloon acts on the balloon। और वो क्या कह रहा है कि जो हमारे पास इसकी एयर बाहर निकल रही है, एक्स्ट्रा एयर सारी बाहर निकल रही है, वो क्या कर रही है, बैलून में से जो निकल रही है वो बैलून पे ही एक्ट कर रही है। तो ये उसकी हमारे पास रिएक्शन फोर्स है। इट इज ड्यू टू दिस रिएक्शन ऑफ द escaping air that moves the balloon फॉरवर्ड। तो इसी रिएक्शन की वजह से बैलून हमारा
फॉरवर्ड मूव कर रहा था। आगे क्या कहता है, रॉकेट सच एज शोन द फिगर मूव्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, कि ये जो रॉकेट होता है, जब रॉकेट टेक ऑफ करता है तो ये हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ के साथ डील कर रहा होता है। किस तरह से, मूव्स ऑन द सेम प्रिंसिपल व्हेन इट्स फ्यूल बर्न, जब उसका हमारे पास ऑयल बर्न होता है, फ्यूल बर्न होता है, जैसे फ्यूल बर्न होगा हॉट गैसेस उसकी टेल में से निकलना स्टार्ट हो जाती है बहुत तेजी के साथ। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि व्हेन इट फ्यूल बर्न्स हॉट गैस escapes out from its tail with a very high speed. The direction of these gases on the rocket causes it to move opposite to the gases rushing out of its tail. तो यहाँ से जो गैसेज है वो escape out हो रही है, तो रॉकेट क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में टेक ऑफ करता है। तो ये एक्शन है, तो जब वो टेक ऑफ कर रहा है वो हमारे पास उसका रिएक्शन फोर्स है। नीचे कोई क्विज है जी जो कि आप खुद फिल करेंगे अपना। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाए, और वो कह रहा है कि टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग में कैसे एक्सेलरेशन और टेंशन प्रोड्यूस होती है। ये देखोगे आप मेरे साथ। और क्या कह रहे हैं जी, कंसीडर अ ब्लॉक स्पॉटेड बाय स्ट्रिंग, एक ब्लॉक को उसने जी एक स्ट्रिंग के साथ बांध दिया है। द अपर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट अ स्टैंड, लेट W बी द वेट ऑफ द ब्लॉक। The block pulls the string downward by its weight. This causes a tension in the string. The tension T in the string is acting upward at the block. As the block is at rest, therefore the weight of the block acting downward and must be balanced by the upward tension in the string. Thus, the tension T in the string must be equal and opposite to the weight W of the ब्लॉक। तो वो क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको फिगर भी दिखाई जा रही है कि एक ब्लॉक लिया है उसने, और उस ब्लॉक को एक धागे के साथ, एक स्ट्रिंग के साथ ही एक फिक्स स्पॉट के साथ उसने स्टैंड के साथ उसको बांध दिया। अब फिर कहता है कि जो हमारे पास ब्लॉक है उसका वेट क्या है, W उसका वेट है। उसने आपको सपोज कर दिया कि W वेट है, और क्योंकि एक स्ट्रिंग के साथ हमने उसको हैंग किया हुआ है तो उसका वेट जो है वो सारा का सारा डाउनवर्ड एक्ट करे। अब जब वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है तो टेंशन हमेशा हमारे पास यहाँ पे कॉज करेगा उस स्ट्रिंग में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो स्ट्रिंग है वहां पे अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास टेंशन कोज हो रही होगी। फिर उसने एक और कॉन्सेप्ट बताया कि क्योंकि ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है, उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, उस पर कोई काम नहीं हो रहा, तो इस वजह से जो वेट था, ब्लॉक का जो वेट है वो एक तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, साथ ही साथ उस वेट डाउनवर्ड एक्ट तो कर रहा है, और वो गिर क्यों नहीं रहा, क्योंकि वेट ने अपने आप को बैलेंस किया वह दूसरी फोर्स टेंशन के साथ जो कि अपवर्ड एक्ट कर रही है। इस वजह से दोनों बैलेंस्ड है और एक रेस्ट पोजीशन पे वो जो है वो स्टे कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहा है कि जो टेंशन T है स्ट्रिंग में, ये हमेशा एक तो इक्वल होती है वेट के, इक्वल तो वेट की होगी लेकिन ऑपोजिट होती है, उसके आपके वेट की जो है वो ऑपोजिट होती है लेकिन इक्वल होती है। और इस वजह से ये क्या हुआ है, यहाँ पे ये सारा कॉन्सेप्ट उसने क्या किया, ब्लॉक जो है वो बैलेंस्ड हुआ हुआ है, उसने हैंग किया हुआ है ब्लॉक को एक स्ट्रिंग के साथ, और उसने क्या कहा है क्योंकि रेस्ट पे है तो सारा का सारा वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करे। जब वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास टेंशन की जो फोर्स है वो अप्लाई हो रही होती है, लेकिन वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो टेंशन जो है वो एक चीज़ हमने याद रखनी कि हमेशा वेट के ऑपोजिट जो होती है वो अप्लाई हुई होती है, और जब ऑपोजिट वेट के अप्लाई हुई होती है तो कोई भी बॉडी जो है वो हमारे पास बैलेंस्ड हो जाती है। तो यहाँ तक ये आज का हमने लेक्चर देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आगे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्ग का वो है वर्टिकल मोशन ऑफ द टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी की एग्जांपल्स। और हमारे पास नेक्स्ट है मोशन ऑफ द टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट passes over frictionless pulley such that one body moves vertically and other moves on a smooth horizontal surface। तो ये दोनों टॉपिक्स को अच्छे तरीके से जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, किस तरह से आपने डेरिवेशन को अटेम्प्ट करना है, कैसे कैसे आपने चीज़ों को लेके चलना है। ये मुझे उम्मीद है कि आज का जो एक छोटा सा लेक्चर था वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इन केस कोई क्वेश्चन है क्वारी तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं जी। और लास्ट पे जाते हुए मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।